जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB 1679 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जेल सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज आपके पास यहाँ पर लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं इस फॉर्म को भरने में। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज अगर आप इसमें ये वीडियो देखने के बाद 2-3 मिनट तक एलिजिबल पाए गए तो इस वीडियो को पूरा वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में ये लास्ट डेट आपकी नहीं बढ़ेगी और ना ही जो रिकॉर्ड है MPESB का जब वो कोई वैकेंसी रिलीज करता है वो लास्ट डेट बढ़ाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग यहाँ पर जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन कर ले। आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। फीस यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट को 560, OBC SC ST को 310 और पोर्टल चार्ज यहाँ पर 60 रुपये रखा है। फॉर्म आप 14 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। इसमें वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए 728 वैकेंसी और जेल प्रहरी के लिए 757 वैकेंसी है। और इस दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आप दोनों पोस्ट पर एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं एक ही फीस में। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस जानने को मिलेगा, हाइट जानने को मिलेगी और आपका यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। जब आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो गाइज आप अंतिम समय में ये फॉर्म कैसे भरते हैं वो जान लीजिए। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि गाइज अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आप उसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ये जो 2 नंबर पर वैकेंसी वो देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इस पेपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और इसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपसे यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगा है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ मांगी है और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना होगा। गाइज अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सामान्य पंजीकरण क्रमांक तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको कहाँ से भरूँ। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आपने अभी अप्लाई करना स्टार्ट किया। चलिए बताता हूँ कि अब आप क्या करेंगे। जब आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे, अगर आप बैक नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ पर अगेन अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आप आपका नंबर डालेंगे जो कि आपने इसमें रजिस्टर किया हुआ है और फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आपके नंबर के ऊपर OTP वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि जो आपका फॉर्म है वो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देने वाला हूँ प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से पहले। मान लीजिए आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो आप यहाँ पर प्राप्त कर लिए है और अभी आपको यहाँ पर उस जो पासवर्ड है वो भी प्राप्त करना है, तो आप कैसे करेंगे वो भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर जो अभी आपने पंजीकरण क्रमांक प्राप्त किया है वो डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया हुआ है और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। देन OTP वेरिफिकेशन होगा और आपको यहाँ पर जो पासवर्ड है वो मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको इसमें दिया है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अब क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई प्रोफाइल पंजीकृत आईडी नहीं होगी, तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा।
लिखिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो ये आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा।
फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट। उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है, चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है, और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर अगेन आ जाएंगे जहाँ से आपने अपना फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया था। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, आप जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेना एंड देन यहाँ पर आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। फिर गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है इसमें दर्शन करने के बाद में वो डालेंगे। जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें भरी थी अपना दर्शन करते समय वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को भर रहे हैं तो और आपको अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई करना है तो आप एडिट प्रोफाइल दर्शन इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से जो भी जानकारी एडिट करना चाहे मॉडिफाई करना चाहे वो कर सकते हैं। बट गाइज अगर आपने अभी भी दर्शन किया है और आपकी डिटेल्स अभी सही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर इसमें 31 पॉइंट पर आएंगे और इसमें कैटेगरी है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक या फिर बिना वर्ग या फिर संविदा कर्मी। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप बिना वर्ग इसको टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयु संबंधी छूट की जानकारी में कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। तो बेसिकली आप इन सवालों को पढ़ेंगे और जो इनके ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें हाँ करेंगे। जैसे कि एक और सवाल आता है कि क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है आप राष्ट्रीय यानी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक सवाल दिया कि यदि हाँ तो आपको यहाँ पर खेल का प्रकार भी चुनना होगा। 41 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जो कि आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। अगर है जैसे कि यहाँ पर किन किन को मिलता है वो आप देख लीजिए। अतिशेष कर्मचारी को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिकों, अगर है तो आप हाँ करके इसमें बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि किसके तहत आप ये छूट लेना चाहते हैं, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर 42 पॉइंट आएगा आपका कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ए को प्रेफरेंस दे रहा हूँ जिस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जो सहायक जेल अधीक्षक है इस पर ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, तो अगर आपको इस पर भी अप्लाई करना है तो उसको टिक करें, नहीं तो आपको ए को ही टिक करना है। वैसे आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दोनों पर एलिजिबल है। इसके बाद आप क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने शैक्षणिक योग्यता का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर 10वीं का ऑप्शन है, तो 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा।
तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिए और उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी और बोर्ड का नाम क्या है। तो जो भी आपका बोर्ड था वो आप यहाँ पर भर देंगे। एंड गाइज अगर आप सहायक जेल अधीक्षक इस वाली पोस्ट को भी टिक किए थे, इस पर भी आपको अप्लाई करना है, तो फिर आपको यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जहाँ पर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर किस साल के अंदर हो गई थी वो और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने की थी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस। तो जैसे कि यहाँ पर वन रक्षक बालाघाट और किस कार्यालय के अंदर है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, तो 10वीं पास अगर है तो आप इसको हाँ कर दीजिए, फिर यहाँ पर टिक कर दीजिए। इस तरह से ये प्रेफरेंस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन तरह से ये जो प्रेफरेंसेस है वो अपनी मर्जी से दे देनी है। चलिए मैं यहाँ पर इन सभी को प्रेफरेंस देता हूँ। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही निकाली गई है। तो जिसको आपको जो नंबर पर प्रेफरेंस देनी है इस तरह से आप यहाँ पर उनको टिक कर दीजिए। ये सभी प्रेफरेंसेस देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और गाइज यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो गाइज आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश से तो भी एलिजिबल है और अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं है तो भी ये एलिजिबल है। ये कैसे करना होता है इसके संबंध में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, बट जो अभी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करके यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके अपना जो रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, वो अलग है और जो इस वीडियो के अंदर प्रोसेस बताया वो अलग है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूँ आज के लेटेस्ट जो वेबसाइट के ऊपर इंटरफेस है उसके साथ में। और अगर पहले जैसा ही है तो आप इस वीडियो को वॉच करके अपना रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ मेरा पंजीयन है। फिर आप पंजीयन क्रमांक डालेंगे, किस डेट में आपने पंजीयन करा है या फिर करवाया है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस जिले के अंदर करवाया है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आप 45 पॉइंट देखेंगे। बेसिकली इसमें ये कहा है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें हाँ कर दे। फिर क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम यानी कि जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन है कम से कम वो आपके पास है, तो आप इसमें भी हाँ कर दे। फिर क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर आपके पास समग्र आईडी है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आपको देनी है, फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस, उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस देनी है, फिर यहाँ पर आपको फिफ्थ चॉइस देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो 11 चॉइस है वो आपकी दे दीजिएगा एक एक करके। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज जिसमें कि यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा है, फॉर्मेट जेपीजी का चल जाएगा और साइज 150 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10वीं का वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद में इस तरह से आप क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। और अगर अपलोड न हो रही हो तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपकी फाइल है उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में हो और जो उसकी ऊंचाई है वो आपकी 400 पिक्सल से लेकर के 950 पिक्सल के बीच में हो और साइज 150 KB से कम तभी अपलोड हो पाएगा। अब आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इसको ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट कीजिए, अगर प्रिंट नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। गाइज आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से आप लोग MP फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।